जय हिंद दोस्तों। आज इस पॉलिटी की इस क्लास में हम जानेंगे कि राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य होती हैं और शासन की कौन कौन सी प्रणालियां हैं और हमारे भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पहला टॉपिक है राज्य के अनिवार्य तत्व। यहाँ राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, यहाँ पर राज्य का मतलब है देश से। जब कभी भी संविधान राज्य शब्द का यूज करता है तो संविधान में जो राज्य शब्द का यूज किया जाता है उसका मतलब किसी राज्य से नहीं होता है, उसका मतलब होता है देश से। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य का मतलब है किसी देश से। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए, कोई भी देश होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए, मतलब कि अगर क्या क्या चीज़ें होंगी तो हम किसी जगह को देश बोल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ देश होने के लिए जरूरी होनी चाहिए चार चीज़ें। वो कौन कौन सी हैं हम बताते हैं। पहली चीज़ है क्षेत्र। अगर कोई देश है तो उसका एक एरिया होना चाहिए, कोई क्षेत्र उसका होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है जनसंख्या, उस क्षेत्र में जनसंख्या भी होना जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद फिर तीसरी चीज क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता क्या चीज होती है, मतलब तीसरी चीज जो संप्रभुता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी देश है वो अपने किसी भी आंतरिक फैसले को या फिर किसी बाह्य फैसले को लेने के लिए वो किसी भी तरीके से कोई भी दबाव महसूस ना करे किसी दूसरे देश का ना। तो जैसे अब एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे भारत है, अब भारत का कोई भी फैसला है, भारत कोई फैसला लेगा, चाहे उसका आंतरिक फैसला हो या फिर बाह्य फैसला हो, बाहरी फैसला हो, तो वो किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर नहीं लेगा। वो खुद से स्वतंत्र है, वो सभी फैसले खुद से लेने में सक्षम है और उस पर किसी भी दूसरे देश का दबाव नहीं आएगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो इस कंडीशन में अमेरिका ने बहुत चाहा कि भारत जो है वो रूस के साथ लगभग सभी व्यापार को बंद कर दे और उससे पेट्रोलियम वगैरह खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, संप्रभुता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो चौथी चीज है वो क्या है, शासन। अब कोई भी देश होने के लिए शासन भी जरूरी है। ठीक, तो ओवरऑल कोई भी देश होने के लिए हमारे पास चार चीज़ें होनी जरूरी है, मतलब कि अगर ये चार चीज़ रहेंगी तो हम उसको देश बोल सकते हैं। पहली चीज़ क्षेत्र, दूसरी चीज़ जनसंख्या, तीसरी संप्रभुता और चौथी चीज़ आपका शासन है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो विशेष जो फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा शासन पर, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शासन कितने प्रकार के होते हैं हम इनके बारे में जानेंगे और भारत में किस तरीके से शासन होता है इस शासन प्रणाली के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए, तो शासन जो होता है वो आपको पूरे विश्व में 5 प्रकार के शासन देखने को मिलते हैं। 5 प्रकार के शासन देखने को मिलते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, पहला क्या है, राजतंत्र, जिसको मोनार्की बोला जाता है। दूसरा है तानाशाही, जिसको डिक्टेटरशिप बोला जाता है। तीसरा है साम्यवाद, जिसको कम्युनिज्म बोला जाता है। चौथा है आपका गणतंत्र या गणराज्य, जिसको रिपब्लिक बोला जाता है। पांचवा है लोकतंत्र, जिसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। सबसे फेमस है और सबसे बेहतरीन और जो शासन प्रणाली है वो है लोकतंत्र। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। अब राजतंत्र का क्या मतलब होता है, जैसे राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें कोई राज्य की या फिर उस देश की सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होती है, जिसको राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राजा बोला जाता है। उसी के पास, राजा के पास ही पूरे देश की सभी शक्तियां राजा में निहित होती हैं। और जो राजा होता है ये जनता द्वारा चुना गया नहीं होता है, ये वंशानुगत होता है। मतलब कि ये जैसे बोलते हैं, अगर आपके दादाजी राजा थे तो आपके पापा होंगे, आपके पिताजी होंगे, फिर आप होंगे राजा। तो इस तरीके से इसमें जो है वो जो राजा होती है उसको जनता नहीं चुनती है। और उसके बाद राजा जो है वो निरंकुश शासन करता है। निरंकुश का मतलब है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, किसी भी प्रकार का किसी का कोई दबाव नहीं होता है, वो अपने हिसाब से शासन करता है। ठीक है, तो उस ऐसी शासन प्रणाली को हम राजतंत्र या राजशाही बोलते हैं। अब राजतंत्र राजशाही का उदाहरण हम लिखते हैं कि
जो आपका एक देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम आज ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटेन में आज भी जो है वो राजशाही चलती है। जैसे आपने नाम सुना होगा यहाँ की जो रानी हैं, ठीक है, इनके बारे में सुना होगा। अब और कुछ ऐसे अरब जो खाड़ी देश हैं, अरब के कुछ देश हैं, यहाँ भी आपके जो राजशाही अभी भी चलती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कतर हो गया ना, सऊदी अरब हो गया, उसके बाद ब्रुनेई हो गया, इन सब देशों में अभी भी राजशाही चलती है, ठीक। तो राजशाही समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं तानाशाही की। तानाशाही क्या होती है? तानाशाही ऐसी शासन प्रणाली होती है जब किसी देश की शासन व्यवस्था कोई सैनिक प्रमुख या फिर कोई सेना का कोई अधिकारी वो अपने हाथों में ले लेता है, जो वर्तमान सरकार होती है उसको असंवैधानिक तरीके से गिरा करके ना, जैसे अभी भारत की सरकार है, इसको गिरा करके यहाँ के जो सेना के प्रमुख हैं या फिर कोई सेना का अधिकारी है वो जबरदस्ती सत्ता को हथिया ले, तो इससे उसके द्वारा जो सेना के अधिकारी द्वारा जो शासन किया जाएगा वो तानाशाही कहलाएगा, ठीक है। और तानाशाही में जो होता है, इसमें जो तानाशाही होता है इसमें जो है जो व्यक्ति, इसमें भी एक ही व्यक्ति के पास पूरे देश की शक्ति आ जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तानाशाही में जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है वही शासन करता है, ठीक। तो तानाशाही क्या होता है? ये सैनिक या फिर सेना के किसी अधिकारी के द्वारा चला गया शासन होता है। यहाँ पर जो संविधान होता है उसको अनदेखा कर दिया जाता है, संविधान को फॉलो नहीं किया जाता है ना, ये होता है तानाशाही। अब इसका कुछ उदाहरण लें हम, बहुत सारे तानाशाह का नाम आपको सुना होगा। सबसे जो प्रसिद्ध तानाशाह है जर्मनी का हिटलर ना, एडोल्फ हिटलर, ठीक है, वो सबसे प्रसिद्ध तानाशाह है। अब रूस में भी कई सारे तानाशाह, लेनिन हुए, उसके बाद जोसेफ स्टालिन हुआ है, ये भी तानाशाह रहा था, सद्दाम हुसैन, ठीक है, मोहम्मद गद्दाफी, और उसके बाद अभी हमारे पड़ोसी देश एक म्यांमार है, म्यांमार में भी जो वहाँ की प्रधानमंत्री आंग सान सू की है, उनको भी सेना ने हटा करके शासन को सेना ने हथिया लिया है, सत्ता को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो वहाँ भी हो गया है तानाशाही का शासन, ठीक है। और एक सबसे प्रसिद्ध है जो अभी का सबसे हमेशा चर्चा में रहता है, उत्तर कोरिया, जिसका तानाशाह है किम जोंग उन। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके तानाशाही होते हैं, तानाशाही प्रकार का शासन होता है, ठीक है। तो तानाशाही में इतना सा ध्यान रखना है कि ऐसी शासन प्रणाली जो सरकार को गिरा करके, यानी सरकार का तख्ता पलट करके सेना के द्वारा चलाई जाती है ना, उस प्रकार के शासन को हम बोलते हैं तानाशाही, ठीक। चलिए अब आते हैं साम्यवाद पर। साम्यवाद क्या होता है? मतलब कि साम्यवाद ऐसी शासन प्रणाली होती है, ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां जैसे कोई भी देश है, उस देश की शासन व्यवस्था किसी विशेष लोगों के समूह के द्वारा चलाई जाए ना। जब जिस देश की शासन व्यवस्था कुछ विशेष लोगों के समूह के द्वारा चलाया जाए ना, मतलब कि जो साम्यवाद होता है, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था होती है वो कुछ विशेष लोगों के समूहों के द्वारा ही चलाई जाती है ना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस शासन व्यवस्था में पूरे देश में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी होती है और वही सरकार अपनी लगातार चलाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साम्यवाद। अब साम्यवाद के दो बहुत ही फेमस उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं? एक है आपका चाइना में शी जिनपिंग लगातार कई सालों से अपनी सरकार चलाते आ रहे हैं। वहाँ पर एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और एक दूसरा उदाहरण है जिसका नाम है रूस में भी साम्यवादी शासन प्रणाली है, क्योंकि वहाँ भी जो क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति वही लगातार अभी तक चले आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो व्लादिमीर पुतिन की सरकार लगातार अभी चली आ रही है, एक ही पार्टी के द्वारा शासन किया जा रहा है पूरे देश में लगातार कई सालों से। तो वहाँ पर साम्यवाद
का साम्यवाद प्रकार की शासन प्रणाली है। ठीक है, तो इसका उदाहरण एकदम दो, चीन और रूस में दोनों साम्यवादी सरकार या शासन प्रणाली होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं गणतंत्र की। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र क्या होता है, मतलब कि जैसे जिस देश में देश के सर्वोच्च पद या फिर देश के प्रमुख का चुनाव हो ना, जैसे देश का जो सर्वोच्च पद है, जैसे भारत में देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है ना, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी चुने हुए व्यक्ति के हाथ में होता है, तो उसको बोला जाता है गणतंत्र। ठीक, मतलब कि ये जो गणतंत्र होगा कि क्या इसमें देश के प्रमुख का चुनाव, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश के प्रमुख का चुनाव हो ना, उस प्रकार की शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है? गणतंत्र या गणराज्य। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो हमारे यहाँ, हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा भारत जो है वो गणतंत्रात्मक भी है और इस शासन व्यवस्था को गणतंत्र बोला जाता है ना। ठीक, अब बात करते हैं लोकतंत्र की। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के प्रमुख का चुनाव हो, जो शासन करने वाला हो उसके प्रमुख का चुनाव हो, वो होता है लोकतंत्रात्मक देश होता है। ठीक है, इसमें तो गणतंत्र में देश के प्रमुख का चुनाव होता है और लोकतंत्र में क्या होता है? शासन के प्रमुख का, जो शासन करता है, शासन के प्रमुख, शासन के प्रमुख। और शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम। ठीक है, और यहां पर कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जिसको बोला जाता है, राष्ट्रपति। ठीक, तो इस प्रकार से ये पांचों प्रकार की शासन प्रणालियां, जो 5 प्रकार के जो शासन होते हैं वो हमने आपको बताया कि राजशाही, तानाशाही, साम्यवाद, गणतंत्र और लोकतंत्र। ठीक, तो सबसे इसमें जो है सबसे बेहतरीन शासन प्रणाली जो मानी जाती है वो है लोकतंत्र। उसके बाद इसी में लोकतंत्र से कुछ मिलता जुलता क्या होता है? गणतंत्र होता है। ठीक है, तो आज तब तक इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे डिस्कस करते हैं शासन के जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोकतंत्र को। ठीक है, कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक प्रकार की है। ठीक है, तो लोकतंत्र होता है 2 प्रकार का, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, चलिए समझते हैं पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। ऐसा लोकतंत्र जिसमें जो है शासन व्यवस्था में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ये आपका 2 प्रकार से ये भी होता है, एक होता है अध्यक्षात्मक और दूसरा होता है संसदीय। चलिए अब पहले हम समझ लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, फिर आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। ठीक है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कानून, जो भी नियम बनाए जाते हैं उसमें सीधे तौर पर जनता की भागीदारी होती है। मतलब जनता ही कानून बनाती है, जनता ही इसको लागू करवाती है। इसमें नेता का कोई भी रोल नहीं होता है, नेता की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पर जो सब कुछ, जो सारे नियम कानून जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब जनता के सीधे हाथ में होती है, वो जनता के हाथ में होती है सीधे तौर पर। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड है यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये बड़े देशों के लिए संभव नहीं है, ये हमेशा छोटे देशों में लागू होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर जो देश ज़्यादा बड़ा होगा, अगर हमारे भारत में अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लाया जाए तो यहाँ पर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनता है वो, पहली बात तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, कोई भी कानून सबके हिसाब से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे देश में संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लाया जाए। ठीक है, और ये इसका जो एक
बेहतरीन सा उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 1 साल का होता है। तो यहाँ पर जो भी कानून, जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सीधा जनता बनाती है और जनता ही लागू करवाती है। उसमें कोई भी कानून बनेगा, कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पर जनता सीधा नेता को नहीं चुनती है, सीधा कानून के लिए वोट देती है। कोई भी नियम बनाया जाता है तो वहाँ पर नियम बनाने के लिए वोटिंग करती है सीधे तौर पर जनता। ठीक है, कि जैसे अब मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कानून बनाना है, मान लीजिए कि जीएसटी लागू करना है स्विट्जरलैंड में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ठीक है, तो जीएसटी लागू करना है तो जीएसटी लागू करने के लिए ना तो संसद में कोई बिल पास होगा, ना ही कोई नेता उसके लिए बिल लाएगा। यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जीएसटी को लागू करना है तो जनता ही, ये सीधा जनता को बोला जाएगा कि जनता जो है अपने मत को दे और अपनी वोटिंग करे कि जीएसटी लागू किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ की पूरी शासन व्यवस्था जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें पूरी शासन व्यवस्था में जनता सीधे तौर पर वो क्या होती है, भागीदारी होती है, उसकी जनता की भागीदारी होती है। यहाँ पर नेता का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, और ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ये छोटे देशों में संभव है, बड़े देशों में संभव नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। ठीक, अब आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, यहाँ पर जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो जनता के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो नेता, जनता जो नेता चुनती है, जो भी सांसद विधायक जो चुनती है वो जाके असेंबली में, मतलब कि वो विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में, ये सब जाके कानून वहाँ पर बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होती है, इस टाइप के लोकतंत्र में जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वो जाकर के कानून बनाता है। ठीक है, वो सब जाके मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर जनता खुद अपना कानून बनाती है और यहाँ पर जनता जो है, जो शासन व्यवस्था पूरी होती है वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि बनाता है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें पर 10 लाख पर, हर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे एक जिले का सांसद होता है, किसी एक विधानसभा का विधायक होता है, तो ये मतलब कि जो विधायक होता है ये किसी एक विधानसभा से एक ही विधायक होता है। अब विधानसभा की जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि उसकी जनसंख्या कितनी। जैसे एक जिले की जनसंख्या मान लेते हैं 10 लाख की है, तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद जाएगा और 10 लाख पूरे 10 लाख जनसंख्या को सांसद ही जाकर वहाँ पर संसद में उनको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये रहा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अध्यक्षात्मक और एक होता है संसदीय। अब अध्यक्षात्मक क्या होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो औपचारिक और वास्तविक, जिस मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें औपचारिक और वास्तविक जो प्रमुख हो ना, शासन व्यवस्था का औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। सॉरी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो पहला प्रकार है वो अध्यक्षात्मक होता है। ठीक है, तो इसमें अब इसका उदाहरण क्या है, आप इसका उदाहरण ले सकते हैं यूएसए को, अमेरिका को। अमेरिका में जो औपचारिक प्रमुख हैं वो भी एक ही है और वास्तविक प्रमुख दोनों एक ही हैं ना। वहाँ पर जो पूरा सर्वे सर्वा होता है, पूरा जो कानून नियम पूरा सब कुछ देखता है वो कौन देखता है, राष्ट्रपति देखता है। तो राष्ट्रपति औपचारिक और वास्तविक दोनों का प्रमुख क्या हो गया, एक ही होते हैं, तो उसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक। ठीक है, और संसदीय में क्या होता है, यहाँ पर जो औपचारिक प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख अलग होते हैं और वास्तविक प्रमुख क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसा कि हमारे भारत में है, हमारे भारत में जो औपचारिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री, ठीक। और अध्यक्षात्मक में औपचारिक और वास्तविक दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति बोला जाता है। जैसे अमेरिका में वहाँ पर दोनों प्रमुख, दोनों औपचारिक और वास्तविक दोनों प्रमुख एक ही व्यक्ति है, राष्ट्रपति, जैसे कि अभी जो बाइडेन है, ठीक है। और हमारे संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर औपचारिक और वास्तविक दोनों प्रमुख अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे भारत में राष्ट्रपति अलग हैं और प्रधानमंत्री अलग हैं। और इसमें जो औपचारिक प्रमुख का मतलब है कि बस इनका कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है, बस केवल ये नाम के लिए बैठे रहते हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बस इनकी थोड़ी सी सलाह ली जाती है, ठीक है, सलाह ली जाती है। और जो वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ये सभी डिसीजन प्रधानमंत्री लेता है, ठीक है। सभी जो निर्णय लेना होता है वो कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है, ठीक है। तो ये रहा लोकतंत्र। कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, एक बार फिर से बता दें। प्रत्यक्ष में जो शासन व्यवस्था होता है, उसकी जो शासन व्यवस्था होती है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जनता के हाथ में होती है। मतलब पूरी शासन व्यवस्था जनता खुद ही अपने नियम बनाती है और खुद ही लागू करती है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इसमें जो नियम कानून बनाया जाता है वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि बनाता है, ठीक है, जैसे कि विधायक, सांसद वगैरह, ठीक। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक में औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है। और संसदीय में औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, जैसा कि हमारे भारत में है। और इसका एग्जाम्पल हमने बताया अमेरिका, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके आगे और थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए अब समझते हैं जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है वो हमारे भारत में भी लागू होती है। अब संसदीय शासन व्यवस्था के लिए क्योंकि जो संसदीय शासन व्यवस्था ये लोकतांत्रिक है, जो लोकतंत्र होता है ना, उस टाइप की है, लोकतांत्रिक है। तो अब समझते हैं कि जो हमारे भारत में जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं और इनका काम क्या क्या होता है, ठीक है। 4 स्तंभ के बारे में समझते हैं। तो जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं उनमें से सबसे पहला जो है वो क्या है, विधायिका। क्या है, विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। उसके बाद कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। फिर न्यायपालिका, जिसको ज्यूडिशियरी बोला जाता है। फिर आती है आपकी पत्रकारिता, जिसको मीडिया बोला जाता है, ठीक है। अब समझते हैं विधायिका का काम क्या होता है, इन चारों में किस तरीके से कौन से किसके अधीन हैं, ठीक। जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, इसमें सबसे ऊपर कौन है और कौन किसके अधीन होता है, इसको समझते हैं। तो चलिए विधायिका को समझते हैं। विधायिका का काम क्या होता है कि जो विधायिका में आते हैं एमपी और एमएलए। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, विधायिका के अंतर्गत आते हैं। और जो एमएलए होते हैं, विधायक इसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक होते हैं वो दोनों इन एमपी और एमएलए किसके अंतर्गत आते हैं, विधायिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे राज्यों में क्या होता है, यहाँ पर विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, और केंद्र में जो देश होता है उसमें क्या होते हैं, एमपी होते हैं। अब जो विधायिका होती है इनका काम क्या होता है, ये किसी भी राज्य या फिर देश के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। क्या करते हैं, कानून बनाना। इनका काम होता है कानून बनाना, कोई भी नियम और कानून बनाना। कानून बनाना, जो भी नियम बनेगा, जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएंगे, एमपी और एमएलए। एमएलए जो है राज्यों में बनाते हैं और एमपी कहाँ बनाते हैं, केंद्र में बनाते हैं। और ये आपकी होती है विधानसभा विधान परिषद होती है राज्यों में, और जो राज्यसभा और लोकसभा होती है वो कहाँ होती है, केंद्र में होती है। तो इन सब में यानी जो संसद होता है वो कानून बनाता है, और संसद में एमपीज और एमएलएज होते हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है, यानी विधायिका जो होती है उसका मेन काम होता है कानून को बनाना, ठीक है। ये कानून बना दी, इसका काम खत्म। फिर उसके बाद जो विधायिका ने जो कानून बनाया उसको कार्यपालिका जो है वो क्या करती है, लागू करवाती है। कार्यपालिका क्या होती है, लागू करवाती है। अब कार्यपालिका में कौन आते हैं, जो मंत्री होते हैं,
जितने भी मंत्री होते हैं और जितने भी अधिकारी होते हैं, छोटे से लेकर बड़े से, मंत्री से लेकर अधिकारी, सभी अधिकारी वो किस में आते हैं? कार्यपालिका में। अब जो संसद यानी कि जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया उसको जो है लागू करवाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। ठीक है, ये क्या करती है? कानून को लागू करवाना ना, लागू करवाना होता है इसको। जो भी कानून बनता है वो कौन लागू करवाता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में आते हैं मंत्री आते हैं, ठीक है, और उसके बाद अधिकारी आते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं न्यायपालिका के। न्यायपालिका क्या होता है? जैसे न्यायपालिका का काम क्या होता है कि जैसे विधायिका ने जो कानून बनाया और उसके बाद कार्यपालिका ने जो कानून लागू करवाया, अगर इसके द्वारा लागू करवाए गए कानून को जनता अगर नहीं मानती है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो उस कानून को नहीं मान रहा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कौन करती है? न्यायपालिका करती है। सजा देना या फिर कानून को अगर इनके लागू करवाने के बाद भी नहीं माना जा रहा है तो कहाँ पर जाते हैं? न्यायपालिका में। और न्यायपालिका क्या करती है? उस कानून को जबरदस्ती यानी फिर संवैधानिक तरीके से उसको मनवाती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, जिसको बोला जाता है पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता यानी मीडिया का काम क्या होता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, वो मीडिया जो है वो जनता के सामने लाकर उसको खड़ा करती है कि काम किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन जो मीडिया, आज की मीडिया है, ये तो एकदम इसका उल्टा करती है। जो सरकार के द्वारा काम किया जाता है, गलत काम किया जाता है, उसको छुपाती है और वो फर्जी के उलूल जुलूल कामों को जनता को दिखाती है। ठीक है, तो मीडिया आज अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने का फर्ज पूरी तरीके से नहीं निभा पा रही है। और जो है, लेकिन इसी की वजह से है कि आज की जो मीडिया है, अभी हाल ही में जो रैंक आई है मीडिया में, पूरे विश्व के देशों में जो पत्रकारिता यानी मीडिया की जो रैंक आई है वो हमारे भारत की है 147वीं रैंक है। मतलब इतनी खराब स्थिति हो गई है हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पर। लोकतंत्र के चारों स्तंभ को हमने समझ लिया। ठीक है, विधायिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, पत्रकारिता क्या होती है। ठीक है, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर आते हैं अपने शासन के प्रकार पर, इसमें कुछ चीजें भी बाकी हैं। चलिए अब समझते हैं जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एकात्मक, दूसरा होता है संघात्मक। अब इन दोनों में से हमारे भारत में किस प्रकार की संसदीय शासन व्यवस्था है उसको समझते हैं। जैसे अब पहले समझ लेते हैं संघात्मक और एकात्मक क्या क्या होते हैं। जैसे एकात्मक क्या होती है, मतलब ऐसी संसदीय व्यवस्था जिसमें जो राज्य हो और जो देश है, राज्य और देश, इन दोनों की शासन व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, तो ये इसको बोलते हैं एकात्मक संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, जिसमें राज्य और देश दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। इन दोनों की, राज्य की शासन व्यवस्था और देश की शासन व्यवस्था दोनों एक ही व्यक्ति चलाता है। जैसे आपको हमने बताया कि यूके में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। यहाँ पर जो राज्य है और जो देश है दोनों की शासन व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं संघात्मक की। संघात्मक में क्या होता है, यहाँ पर राज्य की शासन व्यवस्था अलग व्यक्ति के हाथ में होती है और देश की शासन व्यवस्था अलग व्यक्ति के हाथ में होती है। जैसे एग्जाम्पल में राज्य का जो शासन का प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री, जिसको सीएम बोला जाता है, और जो देश की शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं पीएम, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो संघात्मक और एकात्मक में दोनों अंतर है। एकात्मक में राज्य और देश दोनों की शासन व्यवस्था एक ही व्यक्ति चलाता है, और संघात्मक में राज्य का सीएम होता है शासक प्रमुख, और देश का जो शासन प्रमुख होता है वो पीएम होता है। दोनों राज्य और देश दोनों में की शासन व्यवस्था अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में होती है। ठीक, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत जो है हमारा, वो ना तो पूरी तरीके से एकात्मक है और ना ही पूरी तरीके से संघात्मक है। ये एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार का मिश्रण है। अब कैसे है इसको समझते हैं। जैसे
आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि जो राज्य होता है, राज्य और देश दोनों की जो शासन व्यवस्था होती है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में चली जाती है आपातकाल के समय में। यहाँ पर राज्य जो है वो कुछ नहीं कर पाता है, राज्य की सभी शक्तियाँ छीन ली जाती है आपातकाल की स्थिति में। तो ये क्या, ये किस गुण को दिखाता है? मतलब उस टाइम में फिर राज्य के जो सीएम है उनका कोई काम नहीं रहेगा, जो भी डिसीजन लेना होगा वो पीएम लेगा, देश का जो शासन प्रमुख होगा वही लेगा। किस स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में। तो ये किस गुण को दिखाता है? ये दिखाता है एकात्मक के गुण को, ठीक है। और संघात्मक में क्या होता है कि जैसे कोई भी कानून बना रहा है तो वहां पर अब जैसे उत्तर प्रदेश में कोई केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया तो उसको उत्तर प्रदेश में लागू करना है, तो उत्तर प्रदेश में कब लागू होगा? जब राज्यपाल उसकी अनुमति देगा लागू करने के लिए, यानी जो मुख्यमंत्री है राज्य का वो अनुमति चाहेगा तो लागू करेगा और या तो नहीं लागू करेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में उसको वो चाहे या ना चाहे उसको लागू करना पड़ेगा। तो ये दोनों गुण जो है, दोनों गुण भारत के संविधान में जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये दोनों गुण को दिखाती है, एकात्मक को भी दिखाती है और संघात्मक को भी दिखाती है। हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया और ये भी बताया कि एकात्मक क्या होता है और संघात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार की होती है, दोनों में अंतर हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टाइप के किसी और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।